हेलो एवरीवन, आई एम आशा जोशी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सेकंड चैप्टर बचपन। लेखिका इसमें अपने बचपन और आज के बचपन का तुलनात्मक अध्ययन करती है। वो उसका बचपन कैसा था, कैसा खान पान था, कैसा पहनावा था, इन सब बातों का जिक्र इसमें लेखिका कृष्णा शोभती जी कर रही है। ये एक संस्मरण भी है, इसकी विधा मतलब एक संस्मरण है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका बोलती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। तो लेखिका बता रही है कि मैं रिश्ते में तुम्हारी दादी हो सकती हूँ, नानी हो सकती हूँ और मौसी भी हो सकती हूँ और बुआ भी हो सकती हूँ। मतलब मेरी उम्र इतनी बड़ी है और परिवार के सभी लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। मुझ में सयाना मतलब समझदारी, मुझ में समझदारी आ गई है। मैं सयाना सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी होता है 100 वर्ष का समय। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, तब मैं बड़ी हूँ और मुझे सयानापन आ गया। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आया है, मतलब मेरे पहनने ओढ़ने में काफी परिवर्तन आए हैं। मैं पहले कुछ और पहनती थी, अब कुछ और पहनती हूँ। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो और गहरे नहीं, हल्के रंग। अब मेरा मन ऐसा करता है कि मैं डार्क कलर के कपड़े ना पहनूं, बल्कि हल्के रंग के कपड़े ही यूज करूं, ऐसा लेखिका बताती है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें बदली हैं। दशकों मतलब 10 वर्ष का समय। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो पोशाकें हैं, जो ड्रेस है वो बदली हैं। पहले मैं फ्रॉक, फिर उसके बाद में निक्कर वॉकर पहनने लगी, स्कर्ट पहनने लगी, लहंगे पहनने लगी, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते में पहनती हूँ, ऐसा लेखिका बता रही है। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। लेखिका अपने बचपन को याद करते हुए कह रही है कि बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे आज भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, उन फ्रिलों के ऊपर के जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। और लेखिका ये सब बता रही है कि मेरे पास एक फ्रॉक थी जो मुझे आज भी याद है। वो नीली पीली धारी वाली थी और गोल कॉलर और बाजू में गोल कप था और गुलाबी रंग की बारीक चुन्नट वाले चुन्नट प्लेटें बनी हुई थी और घेरदार, बहुत ही घेर वाला वो फ्रॉक मेरे पास था। नीले रंग, नीचे गुलाबी रंग का फ्रिल भी लगे हुए उसमें थे। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उन दिनों मतलब रिबन, आज कोई भी रिबन नहीं पहनता है, बल्कि आजकल चिमटियां, ये सारी चीजें यूज में होती है ज्यादातर, लेकिन जब लेखिका भी पहनती थी तब ये सब चलन में था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, मतलब ट्यूनिक होता है ढीला ढाला पोशाक, और एक चॉकलेट रंग का और अंदर से कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके बाद सफेद कोटी। तो लेखिका बताती है कि मैं क्या पहनती थी, कैसे कलर के पहनती थी, इन सब बातों का लेखिका जिक्र कर रही है। मुझे अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। लेखिका कहती है कि मुझे अपने मोजे भी याद है, स्कर्टिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। लेखिका बताती है कि बचपन में हमें अपने मोजे जो है वो खुद ही स्वयं ही धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते, इसकी सख्त मनाही थी। जो नौकर और नौकरानी को धोने के लिए नहीं देने पड़ते थे, इसकी क्या थी, सख्त मनाही थी। मतलब कठोर अनुशासन था उस वक्त। जो बात हमसे कह दी जाती थी हमें ही करनी होती थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे, इतवार मतलब संडे, रविवार की सुबह हम इसी में लगाते थे अपनी साफ सफाई में। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश में और चमक उभरने लगती थी, मतलब हमारे जूते और भी खिलने लगते थे। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं बाजार में। लेखिका कह रही कि अब तो अलग अलग तरह तरह के और भिन्न भिन्न प्रकार के एक से बढ़कर एक जूते बाजार में उपलब्ध हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। जो आजकल के जूते हैं वो पहले से ज्यादा आराम कंफर्टेबल है, मतलब पहनने में। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। मतलब कि जब हम नए जूते पहनते थे तो हमारे पैरों में छाले
आ जाते थे, लेकिन आज के जूते कंफर्टेबल हैं, आरामदेह हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, मतलब हम जब कभी लॉन्ग ड्राइव, जब लंबी यात्रा पे कहीं निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, अगर जूता लगा मतलब जूते से दर्द अगर हमें महसूस हो रहा है तो उसके अंदर हम रुई फंसा लेते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत ही फर्क हो चुका है। लेखिका बता रही है कि तुम्हारे और हमारे बचपन में तो बहुत ज्यादा फर्क हो चुका है। तो हम शनिचर में हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। लेखिका बता रही है कि हर शनिचर मतलब शनिवार सैटरडे को हमें ऑलिव ऑयल मतलब होता है जैतून का तेल, और कैस्टर्ड ऑयल होता है अरंडी का तेल। ये हमें जैतून का तेल और अरंडी का तेल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था, इसमें बड़ी कठिनाई आती थी हमें इसे पीने में। शनिचर मतलब शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, शनिवार को सुबह से ही हमें इसकी बदबू महसूस होने लगती थी। छोटे शीशे में ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली आने लगती, मतलब कि मितली मतलब जी मचलाना, मतलब उल्टी आने जैसा हो जाता था उसको देख के ही। जो शीशे थे उस पर कितना पीना है करके खुराक का निशान लगा हुआ था, तो ये देखते ही हमें इन सब चीजों से उल्टी आने का जैसा मन हो जाता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। लेखिका बता रही है कि तुम्हारे समय में और हमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, मतलब दूरी से मतलब कितना परिवर्तन आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। जो हम सोचते थे, जो हमारी इच्छाएं थी, वो भी आज बदल चुकी हैं। पहले से लोग खेल के तरीके अलग अलग थे लोगों के, लेकिन आज खेल के तरीके कुछ अलग अलग हैं। याद रहे इन दिनों याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन गाना सुनने का एक यंत्र होता है। ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं हुआ करते थे। जब लेखिका का बचपन गुजर रहा था, वो उस समय की बात बता रही है। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। हम बचपन में कुल्फी खाते थे, आज उसी को हम आइसक्रीम कहते हैं, जो कई वैरायटी में हमें मिलती है, वो आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया, तो आज पेटीज का ज्यादा चलन है। सहतूत और पालते और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। आज कोक पेप्सी पीते हैं तो सहतूत फालसे और खसखस का जो शरबत है उसे इग्नोर किया जाता है, लेकिन ज्यादा कोक और पेप्सी को ही लोग पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट विम्टो मिलती थी। लेमनेट विम्टो एक नींबू पानी होता है, वो मिलता था उस समय। लेखिका बता रही है जो हमारा बचपन था उस समय हमें ये मिलता था, नींबू पानी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को सॉरी शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरा, ये रेस्तरा के नाम है, वेंगर्स और डेविको रेस्तरा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। शिमला में जो रेस्तरा है उनके नाम है ये। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी होता है, जहां पर ये टॉफी बिस्कुट नमकीन चॉकलेट इत्यादि मिलता है। तो कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, मतलब कि जो मन को बहुत अच्छा लगता है, जो मन को देखने में। हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था, ऐसा लेखिका बता रही है। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, मैं खड़े खड़े कभी भी चॉकलेट नहीं खाती थी। घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती थी। मैं साइन बोर्ड पे रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मजे मजे लेकर खाती थी, बहुत ही खुशी खुशी से खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। शिमला में काफल होते हैं, काफल भी मुझे बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे होते हैं वो काफल, तो मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है। कुछ एकदम लाल और कुछ कुछ तो एकदम लाल होते हैं और कुछ गुलाबी रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। लेखिका अपने बचपन को जो शिमला में उन्होंने दिन बिताए थे उसको याद करके खुश हो जाती है। चेस्टनट एक अखरोट का फल, चेस्टनट और एक गजब की चीज, बहुत ही अनोखी चीज, आग में भुने जाते और फिर छिलके उतार कर
मुंह में डाले जाते हैं सीधे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी और अब भी नजर आती है। पुराने कागजों में बनाई हुई इस पुड़िया को निरा हाथ का कमाल है। निरा मतलब केवल और केवल ये पुड़िया हाथ से बन सकती है। निरा मतलब केवल, केवल और केवल ये पुड़िया हम हाथ से ही बना सकते हैं। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते मतलब छिड़कवाते। कुछ बच्चों को मतलब पुड़िया पर तेज मसाले खाना ज्यादा अच्छा लगता था। पूरा गिरजा मैदान घूमने पर यह पुड़िया चलती और एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की। मजे के साथ साथ हमने क्या किया, घोड़े की सवारी की। शिमला में हर बच्चे को कभी यह मौका मिल ही जाता था। शिमला में हर बच्चे को कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम समझते हैं, उन पर हंसते हैं। घोड़े पर पता नहीं हम क्यों हंसते हैं। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट हट्टे कट्टे और खूबसूरत। उनकी बात चलो फिर कभी करेंगे। लेखिका कहती है चलो उन घोड़ों की बात को फिर हम कभी कर लेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। लेखिका बताती है कि शाम का समय जब रंग बिरंगे गुब्बारे होते थे, सामने जाखू का पहाड़ और ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। ऐसा लगता था ये गूंज जो घंटियों की बजती थी और दूर दूर तक जो आवाजें जाती थी, इससे ऐसा महसूस होता था जैसे प्रभु यीशु स्वयं से कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश में सूर्यास्त हो रहा था, दिन डूब रहा था। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही थी। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी और रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल मतलब होता है शोर, वो कोलाहल आज भी हमें याद है, ऐसा लेखिका बताती हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लालटेन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती तो बच्चे उन्हें देखकर बाहर दौड़ लगाने दौड़ते, मतलब बच्चे जैसे ही जहाज को देखेंगे तो बाहर खुशी से उसे देखने के लिए आ जाते थे। दिल्ली में जब भी इसकी आवाजें आती तो बच्चे उसे देखने के लिए बाहर आ जाते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। ऐसा महसूस होता था जैसे बहुत बड़ा पक्षी आसमान में उड़ रहा है और पंख फैलाकर उड़ रहा है। यह देखो और वह गायब। इसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। लेखिका कहती है कि इस दुकान में मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज थे। जहां मेरा पहला चश्मा बना था वहां आंखों के डॉक्टर जो थे वहां अंग्रेज थे। वो शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा सा लगा मुझे। लेखिका कहती है कि शुरू में मतलब प्रारंभ में चश्मा लगाना मुझे बड़ा अजीब सा लगा और छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखने लगे। मतलब छोटे बच्चे भी और बड़े लोग भी मेरे चेहरे की तरफ देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, ऐनक मतलब चश्मा, क्या आंखों में कोई तकलीफ है, इस छोटी सी उम्र में आपने ऐनक लगा लिया, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, जो मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला था उसको मैं दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, मतलब कुछ दिन पहनूंगी तो ऐनक मेरी उतर जाएगी। वैसा डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा भरोसा दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम होता रहा लेकिन मेरा चश्मा, लेखिका बोलते हैं कि मेरा चश्मा उतरा नहीं। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। मेरा चश्मा क्यों नहीं उतरा इसकी मैं अपने आप जिम्मेदार हूँ।
जब जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात के टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चाचा का लड़का जो चचेरा मेरा भाई था, उसने कहा कि देखो देखो कैसी लग रही है चश्मे में। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इसमें ले कह रहे हैं, लेखिका कह रही है कि आंख, उनके चचेरे भाई ने उनसे कहा कि आंख पर तो चश्मा लगा लिया इसलिए कि दूर का मुझे दिखेगा करके, लेकिन सूरत तो देखो बिल्कुल लंगूर बन गई है। मैं खीजी, मैं क्रोधित हो गई। मैं खीजी मतलब क्रोधित होना। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा न था, शेर सुनने में अच्छा लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे से जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। लेखिका कहती जब वो चाय पीकर चले गए मेरे चचेरे भाई, तब मैं चाय तब मैं आईने के सामने, कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मैंने अपने छोटे भाई को का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब सा लगा, टोपे को देखकर कुछ अजीब सा लगा मुझे। अच्छा भी है और कुछ मजाकिया भी। लेखिका को कुछ अच्छा भी लगा और कुछ मजाकिया, फनी जैसा भी उसको लगा। तब की बात थी तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब तो जो चश्मा है वो मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया, मतलब कि मेरे चेहरे के साथ मेरे चश्मे को आदत हो गई है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली प्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर रखी है टोपी। कहा दुपट्टे का ओढ़ना, कहा सहज सहल सुबीते वाली मंझली टोपियां। तो लेखिका कहती है कहा दुपट्टे से ओढ़ना, कहा साधारण सा सामान्य सा जो आसानी से पहना जाता है, ऐसी हिमाचली टोपियां मुझे अच्छी लगी तो मैंने सब अपने पास इकट्ठी कर रखी हैं। तो लेखिका ने अपने बचपन और आज के बचपन में अंतर बताया, तो बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है आज के बचपन में और तब के बचपन में। तो इसके क्वेश्चन आंसर आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।